नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुबह क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं, हमारी जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे 25वां लेक्चर। और इस 25वें लेक्चर में रोज के तरीके से मैं आप लोगों से 10 क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन काफी ज्यादा कठिन होंगे, एनालिटिकल होंगे। आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, एनालाइज करना है और सबसे पहले आपको क्वेश्चन को खुद ही अटेंड करने की कोशिश करना है। इसके बाद आपको मेरा एक्सप्लेनेशन डिटेल में सुनना है और समझना है कि आपका क्वेश्चन गलत क्यों हो रहा है। अगर सही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर गलत हो रहा है तो वो क्यों गलत हो रहा है उसको आप यहाँ पर देखो, कायदे से समझो और उसको सुधारो। जैसे आप जब एग्जाम में बैठो तो एग्जाम में आप इस तरीके की गलती ना करो। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ ह्यूमिडिटी विथ देयर करेक्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। निम्नलिखित आर्द्रता के प्रकारों को उनके माप की सही इकाइयों के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पर हमको ह्यूमिडिटी का टाइप दिया गया है और यहाँ पर उनकी यूनिट दी गई है जिसमें वो मेजर करे जाते हैं। तो जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी होती है उसको मेजर करने के 3 तरीके होते हैं और इन तीनों तरीकों के बारे में मैंने डिटेल में आप लोगों को समझाया है अपने लेक्चर में। कायदे से मैंने वहां पर पढ़ाया था। यहाँ पर देखते हैं क्या बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है इसको हम परसेंटेज में मेजर करते हैं। इसको मैंने कल वाले लेक्चर में डिटेल में समझाया था कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है। इसके बाद हमारा आता है क्या, इसके बाद आता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है, इसको हम किस में मेजर करते हैं, इसको हम मेजर करते हैं ग्राम पर मीटर क्यूब में। समझ गए। इसके अलावा हमारा होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी किस में मेजर किया जाता है, ग्राम पर किलोग्राम में। तो इस तरीके से हम देखेंगे, ए जो है ये सेकंड पे जा रहा है तो ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। इसके बाद बी देखते हैं, ये बी जो है थर्ड पे जा रहा है। तो बी थर्ड पे जा रहा है तो अल्टीमेटली हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। समझते क्या है, देखो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में तो मैंने आप लोगों को डिटेल में समझा दिया था, तो उसके बारे में तो मैं यहाँ पर कुछ बताने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ पर बात करूंगा केवल एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की। दोनों एक एक करके समझ लेते हैं। जो हमारी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है उसको हम किस में मेजर करते हैं, एब्सोल्यूट जो ह्यूमिडिटी होती है इसको मेजर करते हैं हम ग्राम पर मीटर क्यूब में। किसमें, ग्राम पर मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो होती है इसको हम ग्राम पर किलोग्राम में मेजर करते हैं। समझते हैं कैसे होता है। मान लेते हैं क्या है, मान लेते हैं हमने अपने एटमॉस्फेयर की हवा ले ली। कितनी, हमने अपने एटमॉस्फेयर की हवा ले ली और हवा लेने के बाद एक ऐसे बॉक्स में बंद कर दिया। इस तरीके का बॉक्स है। ये जो हमारा बॉक्स है, ये बॉक्स कैसा है, ये बॉक्स हमारा इस तरीके से है कि आप ऐसे समझो कि इसकी लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी, ये सब एक एक मीटर का है। ठीक, यानी कि कितना है, 1 मीटर ये लंबा है, 1 मीटर ये चौड़ा है और 1 मीटर इसकी ऊंचाई भी है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 मीटर क्यूब का ये आपको बॉक्स देखने को मिल रहा है। अब इस 1 मीटर क्यूब बॉक्स में अगर हम अपने वायुमंडल की हवा को भर देते हैं तो इसके अंदर कितने ग्राम हमको पानी मिल रहा है, कितने ग्राम पानी यानी कि कितने ग्राम जल वाष्प मिल रहा है, तब उसको जो हम मेजर करते हैं तो किस में मेजर करते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है। समझ गए। इसके अलावा जो किलोग्राम में मेजर किया जाता है, जैसे हमने क्या कर दिया, हमने मास ले लिया अपनी हवा का। मान लेते हैं हमने 5 किलो हवा अपने एटमॉस्फेयर से ले ली। अब इस 5 किलोग्राम हवा जो लिया उसमें हम देखेंगे कि कितने ग्राम उसमें भाप है। 5 किलोग्राम हवा में कितने ग्राम भाप है, तो उसको जब हम मेजर करेंगे तो किसमें मेजर करेंगे, ग्राम प्रति किलोग्राम में। तो इस तरीके से आप याद कर लेना कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो परसेंटेज में मेजर करी जाती है और एब्सोल्यूट जो ह्यूमिडिटी होती है इसको हम किस में मेजर करते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को हम ग्राम पर मीटर क्यूब में मेजर करते हैं और स्पेसिफिक जो ह्यूमिडिटी होती है इसको ग्राम पर किलोग्राम में मेजर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है मिनिमम जो थर्मामीटर होता है वो यूटिलाइज किया जाता है अल्कोहल मरकरी के जगह पर ग्लास ट्यूब में। कह रहा है कि जो हमारा मरकरी होता है उसको हम मिनिमम थर्मामीटर में नहीं यूज करते हैं, हम यूज करते हैं अल्कोहल को मिनिमम थर्मामीटर में। तो ये बात बिल्कुल सही है। क्यों सही है अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। यहाँ पर आगे बात कर रहा है कि अल्कोहल जो होता है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। इसी वजह से मरकरी की जगह पर हम अल्कोहल का उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर को भी बहुत अच्छे तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा असर्शन भी सही है और हमारा रीजन भी सही है। और जो हमारा असर रीजन है ये असर्शन को बहुत करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ये सब चीजें हम देखेंगे तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा,
हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसको हम ध्यान से समझते हैं कि यहाँ पर जो पॉइंट कहा जा रहा है, इस पॉइंट का आखिर मतलब क्या है? ध्यान से समझो। जो हमारा मिनिमम थर्मामीटर होता है, मिनिमम थर्मामीटर नाम से ही पता चल रहा है कि इसको हम यूज करेंगे कम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, यानी कि जब हमको टेम्परेचर माइनस में मेजर करना होता है तब हम इससे मेजर करते हैं। एक समस्या होती है इसमें कि जब हम इसमें मरकरी का इस्तेमाल करते हैं मिनिमम टेम्परेचर में, तो मरकरी क्या होती है कि जैसे -39 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक जाएगा मरकरी, वो क्या होता है, मरकरी सॉलिड हो जाएगा। तो आप बताओ कि अगर इस पारे के अंदर मरकरी भरा हुआ है और -29 डिग्री पर जाते-जाते मरकरी जो है ये बिल्कुल सॉलिड हो गया, तो क्या इस मरकरी के अंदर प्रसार होगा? यानी कि ये ट्यूब में ऊपर-नीचे प्रसार करेगा, फैलेगा? नहीं फैलेगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड चीज़ें फैलती नहीं हैं, लिक्विड होता है तो फैलता है। लिक्विड जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे जब रहता है तो वो कैसा रहता है? लिक्विड नॉर्मल टेम्परेचर पर फैलता है। इसीलिए हमको जब हमारा नॉर्मल टेम्परेचर या मैक्सिमम टेम्परेचर जो हमको मेजर करना होता है, तब मरकरी का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पर जब हमको मिनिमम टेम्परेचर यानी माइनस में जाना होता है, तो माइनस में 39 से ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता, -39 से नीचे मरकरी नहीं जा सकता। तो उस कंडीशन में हम अल्कोहल का यूज़ करते हैं। इसमें मरकरी की जगह पर अल्कोहल भर दिया जाता है और अल्कोहल जो होता है वो -39 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे भी आराम से वो लिक्विड फॉर्म में रहता है और उसमें अंदर प्रसार होता रहता है, तो उससे हम कायदे से मेजर कर लेते हैं। तो इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हम अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं और मरकरी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, किसमें? मिनिमम थर्मामीटर में। हम जब अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो जिससे हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, वो हमारा मरकरी वाला थर्मामीटर होता है, क्योंकि हमारी बॉडी कभी माइनस में नहीं जाती है, समझ गए? इसके अलावा बात करते हैं हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैच द मेट्रोलॉजिकल आइसोलाइन्स, ये एक तरीके का फिनोमेना होता है, आइसोलाइन यानी कि बराबर वाला लाइन होता है। इसके पैरामीटर्स होते हैं और कब-कब ये यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर कुछ आइसो लाइन्स दिए गए हैं और यहाँ पर उनके पैरामीटर्स दिए गए हैं, जिनसे ये कनेक्ट होते हैं। देख लेते हैं, सबसे पहली बार तो मैच करते हैं इसको। सबसे पहले हमें क्या मिल रहा है? सबसे पहले मिल रहा है हमको आइसो हेल्स। तो जो आइसो हेल्स होता है, ये क्या होता है? ये इक्वल सनशाइन आवर होता है। कैसे होता है, अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊँगा। इसके अलावा हमारा क्या होता है? आइसोफेन्स जो होता है, आइसोफेन जो होता है, ये कैसा होता है? आइसोफेन होता है सिमिलर सीज़नल फिनोमेना होता है। इसके अलावा हमारा जो अगला है, वो है प्लूवियल आइसोप्लूवियल। तो आइसोप्लूवियल जो होता है, ये कैसा होता है? आइसोप्लूवियल जो होता है, ये इक्वल डेप्थ ऑफ रेनफॉल मेजर करता है। इसके अलावा आइसोस्फियर जो होता है, ये क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है कांस्टेंट मॉइस्चर कंटेंट। ध्यान से समझना अब इस चीज़ को। हमारा जो ए है, ये किस पे जा रहा है? ए हमारा सेकंड पे जा रहा है। तो ए अगर सेकंड पे जा रहा है तो कौन-सा सही होगा? ए सेकंड पे जा रहा है, तो ए सेकंड पे जा रहा है तो इसमें जा रहा है और इसमें जा रहा है। ये वाला गलत हो गया, ये गलत हो गया। बी जो है ये थर्ड पे जा रहा है, तो बी थर्ड पे जा रहा है, ये सही हो गया, ये गड़बड़ हो गया। तो अल्टीमेटली हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसको ध्यान से समझते हैं। कैसे-कैसे होता है और आखिर ये चिड़िया का नाम क्या है? ये जो चीज़ हम यहाँ पढ़ रहे हैं, उसको समझो। देखो, जैसे हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर तमाम तरीके के फिनोमिना घटित होते रहते हैं। जैसे टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, सनलाइट है, तमाम चीज़ें हमारी पृथ्वी पर घटित होती रहती हैं। रेनफॉल है, साल के अंदर मॉइस्चर है। इसके अलावा जो वायु दाब है, वायुमंडलीय दाब है, ये अलग-अलग जगह पर अलग-अलग तरीके से होते हैं और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन्हीं सब का उपयोग करके आने वाले समय की भविष्यवाणियाँ करता है। तो ये सभी जितने फिनोमिना मैंने आपको बताए, ये चारों के चारों फिनोमिना वहीं पर यूज़ किए जाते हैं, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में कायदे से आइडेंटिफ़ाई करने के लिए और फ्यूचर का प्रेडिक्शन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे आइसो हेल्स को। आइसो हेल्स जो होता है, वो क्या बताता है? इक्वल सनशाइन आवर को बताता है। इक्वल सनशाइन आवर को कैसे आप समझना, ये हमारा एक देश है। देश कौन-सा है? ये आप देश को देख के बता सकते हो कि ये ऑस्ट्रेलिया है। सॉरी, ऑस्ट्रेलिया है कि अमेरिका है, कोई है एक देश, हमें याद नहीं आ रहा है कौन-सा है। आप यहाँ पर ध्यान से समझो जो मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि जैसे मान लेते हैं हमारी ये पृथ्वी है, ठीक? अब इस पृथ्वी में जो यहाँ ध्रुव के पास, यहाँ पर, चाहे ये उत्तरी ध्रुव हो, चाहे ये दक्षिणी ध्रुव, ये हमारा जो उत्तरी ध्रुव है, ऊपर वाला, और ये नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव है। तो नॉर्थ और साउथ जो पोल होते हैं, यहाँ पर जो दिन होते हैं बहुत बड़े-बड़े होते हैं, समझ गए? तो अगर कोई एक जगह यहाँ है और पृथ्वी पर कोई एक जगह यहाँ है, तो दोनों पर अगर मान लेते हैं यहाँ पर भी 12 घंटे का दिन हो रहा है और यहाँ पर भी 12 घंटे का दिन हो रहा है।
12 घंटे का नहीं होता है, यहाँ पर दिन लंबे लंबे होते हैं। मान लेते हैं 16 घंटे का दिन यहाँ हो रहा है और 16 घंटे का दिन यहाँ हो रहा है। तो ये जो दोनों पॉइंट होंगे, ये ऐसे करके अगर इसे पॉइंट बना दिया जाए पूरी पृथ्वी को, तो क्या बोलेंगे इसको? इसको हम बोलते हैं आइसोहेल्स। यानी कि यहाँ पर इक्वल सनशाइन आवर मिलता है। जितना देर यहाँ पर दिन होगा उतना ही देर यहाँ पर दिन होता है। 16 घंटे यहाँ पर दिन रहेगा, 16 घंटे यहाँ पर दिन रहेगा। जब हम विषुवत रेखा पे आते हैं तो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा दिन घटता है, 12-14 घंटे का, 18 घंटे का दिन हो जाता है। और रातें फिर हमारी वही कितना हो जाएंगी फिर? 12 घंटे, और इससे कम करोगे, 18 से 24 कम करोगे तो कितना हो जाएगा? 6 घंटे। 6 से 12 घंटे का यहाँ पर रात आपको देखने को मिल सकती है। तो जैसे मान लेते हैं हमारी पृथ्वी पर एक जगह यहाँ है और एक जगह यहाँ है। यहाँ पर 10 घंटे दिन हो रहा है और यहाँ पर भी 10 घंटे दिन हो रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? इन दोनों को अगर हम एक लाइन से जोड़ेंगे तो क्या कहलाएंगे? इसको हम आइसोहेल्स कहेंगे। जैसे यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, ये जो देश है, ये मुझे लग रहा है शायद ये अमेरिका है। अब इसको ध्यान से समझना, ये क्या है? ये एक लाइन है। इस लाइन के पास जितने भी जमीन है, जितने भी लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ पर जो सनशाइन मिलती है वो 6 घंटे की मिलती है। इसके अलावा एक लाइन ये जो चल रही है, यहाँ पर सनशाइन जो है वो भी 6 घंटे को मिलती है। समझ गए? तो एक लाइन जो यहाँ बन रही है ये भी 6 घंटे की, एक लाइन यहाँ बन रही है 6 घंटे। यानी कि इतनी दूर जो रहने वाले लोग हैं, इनको सनशाइन कितनी देर मिल रही है? एक दिन में 6 घंटे मिल रही है। यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, इनको भी सनशाइन कितनी देर की मिल रही है? 6 घंटे मिल रही है। तो एक जो लाइन ये बन रही है और दूसरी लाइन जो ये बन रही है, ये दोनों लाइन, ये वाली जो लाइन है और ये वाली लाइन है, इनको हम कौन सा बोलते हैं? आइसोहेल्स बोलते हैं। इसके अलावा हमारा होता है आइसोफीन। तो आइसोफीन जो होता है ये सिमिलर सीजनल फिनोमिना होता है। सिमिलर सीजनल फिनोमिना, आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे यहाँ बंगाल में धान की रोपाई हो रही होती है, उस समय पर हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में गेहूं और सरसों की कटाई के बाद हम लोग, खेत हमारा वैसे खाली पड़ा होता है। तो आप सोचो कि कहीं पर बुआई हो रही है, कहीं नहीं हो रही है, तो इस वजह से, क्योंकि अलग-अलग जगह पर अलग-अलग सीज़नल फिनोमिना अलग-अलग चल रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो फ्लावरिंग का टाइम अप्रैल में आ रहा है, तो यहाँ फ्लावरिंग हो रही है, फिर यहाँ फ्लावरिंग हो रही है और यहाँ फ्लावरिंग हो रही है। समझ गए? तो ये तो हो गया ये वाली लाइन कि यहाँ पर फ्लावरिंग हो रही है अप्रैल के महीने में, लेकिन ये बीच में ये जो सब जगह बच रही है, यहाँ पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोफिन बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है। इस लाइन के अंदर ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग, इन सभी भाग में आपको जो चीज़ देखने को मिल रही है, यानी फ्लावरिंग का जो सीज़न देखने को मिल रहा है, वो सेम देखने को मिल रहा है। बाकी अलग-अलग जगह पर अलग-अलग होता है। अगला है हमारा क्या? आइसोप्लूवियल। आइसो जो प्लूवियल होता है, ये क्या बताता है? इक्वल डेप्थ ऑफ रेनफॉल। जैसे ये क्या है हमारा? इक्वल डेप्थ ऑफ रेनफॉल। यहाँ पर देखते हैं तो इतना जो हमारा एरिया है, इतने एरिया में 100 मिलीमीटर बरसात हुई है। इसके बगल वाले एरिया में, ये जो सेकंड वाली लेयर चल रही है, ये सेकंड वाली लेयर, यहाँ पर 75 मिलीमीटर बरसात हो रही है। इसके बाद इस वाली लेयर जो है, इसमें 50 मिलीमीटर बरसात हो रही है। तो ऐसे अलग-अलग जगह पर अलग-अलग डेप्थ में बरसात हो रही है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आइसोप्लूवियल। समझ गए? ये क्या बताता है कि कौन से एरिया में कितनी बरसात हो रही है। इसको हम पता करते हैं, जिससे हम ये बता पाएँ कि ये एरिड रीजन होगा, सेमी एरिड रीजन होगा, ह्यूमिड रीजन होगा, किस तरीके का रीजन होगा। समझ गए? इसके अलावा होता है आइसो आइसोस्फीयर। आइसोस्फीयर जो होता है वो क्या बताता है? आइसोस्फीयर बताता है कांस्टेंट मॉइस्चर कंटेंट, यानी कि स्थिर नमी की मात्रा बताता है। इस तरीके से यहाँ पर दिखाया जाता है कि मिट्टी के कौन-कौन से भाग में कहाँ पर कितना मॉइस्चर होता है। समझ गए यहाँ तक बात? तो इस तरीके से कुछ इन फिनोमेनॉस का यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा जो हमारा क्वेश्चन है, वो बता रहा है रिगार्डिंग द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। जब प्रेसिपिटेशन होता है, तो उसमें यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको बताना है कि इन तीनों में से सही कौन से स्टेटमेंट है। एक-एक करके समझते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि रेन इज़ डिफाइंड एज़ वाटर ड्रॉप हैविंग अ डायमीटर रेंजिंग फ्रॉम 0.5 टू 6 मिलीमीटर। कह रहा है कि रेनफॉल किसे कहते हैं? जो हमारा बरसात होता है उसको किसे कहते हैं? बरसात जब होती है, तो बरसात में जो बूँद होती है, अगर उस बूँद का डायमीटर 0.5 से लेके 6 मिलीमीटर के आसपास तक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? तब हम उसको बोलेंगे वर्षा। अदरवाइज़ हम इसको वर्षा नहीं कहते हैं। अगर इससे छोटा होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? अगर इससे छोटा होता है तो हम इसको बोलते हैं ड्रिज़ल। क्या होता है? इसको हम ड्रिज़ल बोलते हैं। ड्रिज़ल कंटेंट ए वेरी फाइन ड्रॉप विथ डायमीटर ऑफ लेस देन 0.5 मिलीमीटर। तो ये भी बात हमारी सही है। एक बात ये सही है और एक बात ये सही है। तीसरी बात जो कह रही है कि स्नो इज़ ए फेदरी
स्नो इज ए फेदरी ड्रॉप ऑफ आइस। ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि जो स्नो होता है ये फेदरी ड्रॉप नहीं होता है। स्नो कैसा होता है, स्नो भी मैं आगे आपको डिटेल में समझाऊंगा कैसा होता है। फिलहाल आप ये समझो कि इसमें अगर ये स्नो जो होता है फेदरी ड्रॉप नहीं होता है, और ये मॉइस्चर जो कंडेंस होता है पोलर सरफेस पे, तो मॉइस्चर जो कंडेंस होता है पोलर सरफेस पे, ये भी स्नो नहीं होता है। तो ये दोनों बातें गलत हैं। तो इसलिए हमारा जो तीसरा ऑप्शन है ये गलत हो गया, मतलब तीसरा स्टेटमेंट। तो दो स्टेटमेंट हमारे ऊपर वाले सही हो जाएंगे, पहला और दूसरा। अगर पहला और दूसरा केवल हमारा सही है तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसको समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों, एक एक करके समझते हैं, ध्यान से देखो। कह रहा है कि जब रेन होती है तो रेन 0.5 मिलीमीटर से अगर ज्यादा बड़ा है, जैसे जब बरसात होती है तो उसमें वर्षा की जो बूंदें होती हैं उनका आकार होता है, गोल सी होती हैं। अगर उनका डायमीटर 0.5 मिलीमीटर से ज्यादा है तो उसको हम रेन बोलते हैं। अगर 0.5 मिलीमीटर से छोटा है, यानी कि 0.4 मिलीमीटर है, या और पतले पतले बरसात हो रही है, बरसात की बूंदें हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तब उसको हम ड्रिजल बोलते हैं, या हिंदी में बूंदाबांदी कहते हैं। समझ गए। अगला है क्या, अगला होता है स्नो। स्नो क्या होता है, यहाँ पर ये जो स्नो लिखा है, स्नो क्या होता है, जब हमारा कोई भी चीज है जो कि वेपर में है, किसमें है, वेपर में है, और ये वेपर से डायरेक्ट किसमें आ रहा है, वेपर से ये डायरेक्ट सॉलिड में आ रहा है। यानी कि पहले क्या था, पहले जलवाष्प जलवाष्प था, और इस जलवाष्प का तुरंत ही सब्लिमेशन हो गया, और सब्लिमेशन होने के बाद तुरंत ही ये सॉलिड बन गया। तो स्नो जो होता है इसमें क्या होता है, ये भाप होता है, और इस भाप का तुरंत ही सब्लिमेशन होता है, और भाप से ये लिक्विड नहीं बनता, ये भाप बनेगा, और भाप से तुरंत ही क्या बन जाता है, भाप से तुरंत ही ये ठोस बन जाता है। तो इसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। तो जब इस तरीके से होता है तो इसको हम स्नोफॉल बोलते हैं। तो ये स्नो होता है। आगे हमारा है यहाँ पर जो बोल रहा है कि फेदरी डिपॉजिट जो होता है, तो फेदरी डिपॉजिट समझते हैं। फेदरी डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि ये एक तरीके की पतली सी परत बना लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये फेदरी डिपॉजिट होता है। फेदर समझते हो, फेदर का मतलब होता है पंख, पंख की डिपॉजिट, जैसे चिड़ियों का जो पंख होता है उसको फेदर कहा जाता है। तो फेदरी डिपॉजिट यहाँ पर होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इस वजह से होता है, जब पानी जो है फेदरी डिपॉजिट होता है, इसमें क्या होता है कि फेदरी डिपॉजिट ऑफ आइस क्रिस्टल फॉर्म फ्रॉम वाटर वेपर डायरेक्टली ऑन द सरफेस बिलो फ्रीजिंग। जब बिलो फ्रीजिंग पॉइंट पे टेम्परेचर चला जाता है तो जो हमारा पानी है वो इस तरीके से फेदरी डिपॉजिट बनाता है। इस तरीके से अचानक से वो क्या होता है, जो पानी है वो पानी अचानक से क्या होता है, बर्फ बन जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फ्रॉस्ट बोलते हैं। ये वही फ्रॉस्ट वाली कंडीशन है जिसको हम हिंदी में कहते हैं पाला पड़ना। समझ गए, ये हो गया। इसके अलावा होता है ड्यू। ड्यू को हम सबसे हिंदी में सबसे आसानी से अगर हम इसको कहें तो इसको हम ओस कहते हैं, ओस। इसमें क्या होता है कि जो सॉइल का, जो हमारे एनवायरनमेंट का जो मॉइस्चर है, वो मॉइस्चर जो वेपर जो होता है, ये वेपर कंडेंस होता है, और कंडेंस होके क्या बनाता है, कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस होके ये लिक्विड बन जाता है। यानी कि पहले वेपर में था, वेपर से किस में आ गया, वेपर से ये लिक्विड में आ गया, और बूंद के रूप में यहाँ पर इकट्ठा हो गया। एक बार रिवाइज कर देता हूँ। जो रेन होता है इसका डायमीटर कितना होता है, जो रेन की बूंदें होती हैं वो 0.5 मिलीमीटर से ज्यादा होती हैं। अगर 0.5 मिलीमीटर से कम है तो उसको हम ड्रिजल बोलते हैं। जो स्नो होता है ये आइस के क्रिस्टल होते हैं, ये सब्लिमेशन के द्वारा बनते हैं। वेपर से डायरेक्ट ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड मतलब आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ड्यू क्या होता है, जब एटमॉस्फेयर का जो हमारा वेपर है, एटमॉस्फेयर का जो वेपर है, ये जब कंडेंस होता है, कंडेंस होके लिक्विड फॉर्म में बूंद बन जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ड्यू बोलते हैं। फ्रॉस्ट क्या होता है, जब चिलिंग टेम्परेचर की वजह से जो लिक्विड है वो फेदरी टाइप का डिपॉजिट हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फ्रॉस्ट बोलते हैं। समझ गए। तो ये तीन चीजें आपको देखने को यहाँ पर मिल गई। तो हमारा ये स्टेटमेंट सही है और ये वाला स्टेटमेंट सही है, तीसरा गलत है। तो पहला और दूसरा सही है, तो पहला और दूसरे के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, इफ द टेम्परेचर ऑफ ए सॉइल सैंपल इज रिकॉर्डेड एज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट वुड बी इट इक्विवेलेंट वैल्यू ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। कह रहा है कि अगर हमने एक सॉइल का सैंपल लिया, और उस सॉइल सैंपल का जो टेम्परेचर था, यानी कि उसका जो तापमान था वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो अगर उसको हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना निकल के आएगा। तो हम कन्वर्ट करके देख लेते। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, फ़ारेनहाइट जो होता है, फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू सेंटीग्रेड 9
अपॉन 5 प्लस 32, ये हमारा फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड या सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए इस फ़ॉर्मूले का हम उपयोग करते हैं। तो कर लेते हैं, देखते हैं। सेंटीग्रेड कितना दिया है? 30 दिया है, तो हमने 30 रख लिया। फिर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 9/5 रख लेंगे, प्लस करेंगे 32 रख लेंगे। इस 5 से इसको काट देंगे तो 5 छक्के 30 हो गए और ये 9 छक 54 हो गया। ये 54 हो गया और प्लस ये 32 हो गया। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 और 2 6 हो जाएगा और 5 और 3 8 हो जाएगा। तो क्या आ गया? 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तो 30 डिग्री फ़ारेनहाइट का क्या मतलब होता है? ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब होता है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो होगा वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा है वो क्या है? आगे हम आपसे छठवां क्वेश्चन पूछें उससे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च कर रखा है। कोर्स का नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। इस कोर्स में आपको यहाँ पर दिए गए जो सभी सब्जेक्ट हैं, ये सभी सब्जेक्ट आपको बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आपको अच्छे तरीके से पढ़ाए जाएँगे और साथ में आपको यहाँ पर पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। इस पीडीएफ नोट्स की सबसे खास बात ये है कि आपको ये बाइलिंगुअल मिलेगा, दोनों भाषाओं में मिलेगा और साथ में आपको दोनों भाषाओं में पढ़ाया भी जाएगा, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। इसकी जो वैलिडिटी होती है वो लाइफ टाइम होती है। बहुत बच्चे समझते हैं कि सर जी 1 ही साल का है तो हम अभी खरीद के क्या करेंगे? लाइफ टाइम वैलिडिटी है और मेरे जितने भी कोर्स होंगे, ऐसा नहीं है कि मैं इसके लिए कुछ दूसरा लाऊँगा, इसके लिए कुछ दूसरा लाऊँगा। मैं केवल यही एक कोर्स लाया हूँ। इसी को मैं आगे चलकर और इम्प्रोवाइज़ करता रहूँगा, करता रहूँगा। जो भी लेटेस्ट डाटा होंगे, इसी लेक्चर में, इसी कोर्स में आपको मिलते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको 2 साल बाद एग्ज़ाम देना है, तो कोई दिक्कत होगी, पुराना हो जाएगा तब तक। जो इसमें प्रिंसिपल्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स पुराने हो सकते हैं, प्रिंसिपल्स पुराने नहीं होते हैं, थ्योरी पुरानी नहीं होती है। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगा और इसके अलावा मैं अलग से भी जो कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो नई-नई आती रहती हैं, मैं उसको भी इसके अंदर ऐड करता रहता हूँ। तो आप अगर इसको खरीदना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र ₹1000 का पेमेंट करके आप इसको खरीद के अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी कोर्स से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करके आप कोर्स से रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसकी एक खास बात और भी है कि अगर इसको आपने खरीद के अच्छे तरीके से पढ़ लिया, तो फिर चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, अगर आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ लिया है तो आपका एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम जिसमें एग्रीकल्चर पूछा जा रहा है, वहाँ पर आपका एग्रीकल्चर बहुत अच्छे तरीके से पूरा हो जाएगा। आपको एग्रीकल्चर की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मात्र ₹1000 में। तो अगर खरीदना है तो व्हाट्सएप से संपर्क ज़रूर कीजिए। अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन जो हमारा है ये मैच कराना है। इसमें हमको 2 चीज़ दिया गया है। यहाँ पर हमको दिया गया है इंस्ट्रूमेंट और यहाँ पर दिया गया है किसके लिए उपयोग किया जाता है। एक-एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंते हैं क्रेस्कोग्राफ। तो जो क्रेस्कोग्राफ होता है इसको जो डेवलप किया था, इसको डेवलप करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? ये जाता है जे.सी. बोस को। जगदीश चंद्र जो बोस हुआ करते थे, भारत के एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुआ करते थे। इन्होंने ही सबसे पहली बार क्रेस्कोग्राफ का उपयोग किया था और इस उपयोग से उन्होंने पौधे की ग्रोथ को मेज़र किया था। देखो, पौधा जो होता है बहुत थोड़ी-थोड़ी ग्रोथ करता है। ऐसा नहीं है कि पौधा 1 दिन में 1 फुट ग्रोथ कर रहा है। कुछ पौधे होते हैं जैसे बाँस का जो पौधा होता है, 1 दिन में 3-3 फीट तक ग्रोथ कर लेता है। तो उसको तो नहीं हम बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो बहुत थोड़ा-थोड़ा ग्रो करते हैं। तो उनकी ग्रोथ कितनी हो रही है यानी लंबाई उनकी 1 घंटे में कितनी बढ़ रही है, इसको मेज़र करने के लिए क्रेस्कोग्राफ का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कौन-सा है? कैपेबल स्टॉक्स। जो कैपेबल स्टॉक जो होता है, इससे क्या मेज़र किया जाता है? कैपेबल स्टॉक से हम मेज़र करते हैं ड्यूरेशन ऑफ ब्राइट सनशाइन। क्या मेज़र करते हैं इससे? ड्यूरेशन ऑफ ब्राइट सनशाइन। दिन भर में कितनी देर बहुत तेज़ धूप थी, इसको हम इसकी वज़ह से मेज़र करते हैं। एनेमोमीटर जो होता है, एनेमोमीटर से हम मेज़र करते हैं हवा की स्पीड, कितनी तेज़ से हवा बह रही है। एक विंड की स्पीड या फिर विंड की वेलोसिटी। कई जगह पर विंड की स्पीड की जगह पर विंड की वेलोसिटी लिख के आता है। टेंसियोमीटर से हम क्या मेज़र करते हैं? टेंसियोमीटर से हम सॉइल मॉइस्चर टेंशन मेज़र करते हैं। टेंशन, टेंसियो इस तरीके से याद कर लें। देखेंगे ए जो है ए सेकंड पे जा रहा है। ए सेकंड में इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है। ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। बी देखते हैं, बी जो है ये फोर्थ पे जा रहा है, तो बी फोर्थ में इसमें जा रहा है, ये भी गलत हो गया। अल्टीमेटली सही कौन-सा गया? हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से मेज़र किया जाता है। ये होता है क्रेस्कोग्राफ कुछ ऐसे दिखता है। ये होता है क्या? ये होता है हमारा कैम्पबेल स्टॉक जिससे हम क्या मेज़र करते हैं कि दिन में सनलाइट कितनी तेज़ थी। इसमें क्या किया जाता है कि एक उत्तल लेंस लिया जाता है और यहाँ पर सूरज है। इस उत्तल लेंस को एक फिक्स दूरी पर लगाकर हम कागज़ को जलाने का प्रयास करते हैं।
और वो कागज अगर बहुत कम दूरी पर रहने पे भी जल जा रहा है, तो हम मानेंगे कि सन बहुत तेजी से बहुत तेज चमक रहा है, धूप बहुत तेज है। अगर इसकी दूरी ज़्यादा करने के बाद तब हमारा जैसे मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अगर इसको हम बढ़ाते जाएँगे, इसको बढ़ाने के बाद अगर ये कागज़ जल रहा है, तो हम मानेंगे कि सन बहुत तेज नहीं जल रहा है, यानी कि ब्राइटनेस कम है। और अगर इसको पास में रखने पर भी ये जल जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि ब्राइटनेस ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम सन को यूज़ करते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन, इसमें सन जो है, वो कितना ब्राइट तरीके से यानी कितने तेज़ चमक रहा है, इसको मेज़र किया जाता है। एनेमोमीटर जो होता है, इससे हम विंड की स्पीड मेज़र करते हैं, हवा कितनी तेज़ बह रही है। और टेंसियोमीटर से हम मेज़र करते हैं कि सॉइल के अंदर मॉइस्चर कितना है। समझ गए यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7वाँ क्वेश्चन क्या है। 7वाँ क्वेश्चन जो हमारा है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। एक स्टेटमेंट कह रहा है कि एट 0 केल्विन, कह रहा है कि जब 0 केल्विन होती है तो देयर इज नो एक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। कह रहा है कि जब 0 केल्विन टेम्परेचर हम मेजर करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का, तो उसमें कोई भी मॉलिक्यूलर एक्टिविटी नहीं होती है। ये बात बिल्कुल सही है। कैसे होती है अभी आपको डिटेल में समझाऊंगा। एब्सोल्यूट जो टेम्परेचर होता है उसको मेजर किया जाता है किसमें, सेल्सियस स्केल पे। ये भी बात गलत होगी कि इसके एब्सोल्यूट जो टेम्परेचर होता है उसको हम केल्विन में मेजर करते हैं। तो हमारा एक सही हो गया, एक गलत हो गया। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं, आपको समझाते हैं क्या होता है। समझना ये है कि जब 0 केल्विन होता है, 0 केल्विन को अगर हम सेंटीग्रेड में लिखेंगे, तो 0 केल्विन का मतलब होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। आप समझ सकते हो, जब डिग्री सेंटीग्रेड में 273 टेम्परेचर चला जाएगा, तब उसको हम 0 केल्विन बोलते हैं। तो 0 केल्विन इतना ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर होता है कि इसमें कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी एलिमेंट आप ले लो, वो सॉलिड हो जाएगा। और सॉलिड में किसी भी तरीके की मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज नहीं होती। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मॉलिक्यूल होता है। आप लोगों ने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा कि जो गैस होती है, गैस के मॉलिक्यूल बहुत तेजी से भागते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल धीरे धीरे भागते हैं, लेकिन सॉलिड के मॉलिक्यूल भागते नहीं है, वो फंस जाते हैं ऐसे, क्योंकि अगल बगल के मॉलिक्यूल सब फिक्स रहते हैं। तो एक फिक्स होगा तो सब फिक्स हो जाते हैं। तो केल्विन में यही होता है, इसमें कोई भी मॉलिक्यूलर एक्टिविटी देखने को आपको नहीं मिलती। इसीलिए जो सॉलिड होते हैं, इनका आकार बिल्कुल अच्छे तरीके से फिक्स होता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यही 0 केल्विन को एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाता है। और इसको हम सेल्सियस पे नहीं मेजर कर सकते, इसको हम सेल्सियस पे केवल कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम सेल्सियस में इसको मेजर नहीं करते। मेजर करने के लिए हम केल्विन का उपयोग करते हैं। तो इसीलिए जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, उसमें केल्विन सही होगा। अगर यहाँ पर केल्विन लगा होता, केल्विन स्केल, तो सही होता। तो हमारा ये वाला बात गलत हो गया। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन जो हमारा है, वो क्या कह रहा है कि which specific isoline contact point representing the same atmospheric pressure at a given time। कह रहा है कि किसी एक गिवन टाइम पर किसी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कौन सा ऐसा देखो ध्यान से समझना क्या कह रहा है कि कौन सी विशिष्ट आइसोलाइन है जो कि एक निश्चित समय पर समान वायुमंडलीय दाब पर प्रतिनिधित्व करने वाले बिंदुओं को जोड़ती है। अरे यार, सीधे सीधे ऐसे समझो, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा एक इतना बड़ा सा मैप। इस मैप में यहाँ पर वायुमंडलीय दाब जो है, वही वायुमंडलीय दाब इस तरीके से यहाँ पर और यहाँ पर इस तरीके से वायुमंडलीय दाब देखा जा रहा है। समझ रहे हो? ऐसे ऐसे वायुमंडलीय दाब देखा जा रहा है, ये चीज। तो यहाँ पर ये वाली जो लाइन है, यहाँ इसका वायुमंडलीय दाब और इसका वायुमंडलीय दाब दोनों बराबर हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे उसको जो हम बोलेंगे वही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो वो हम बोलेंगे आइसोबार, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसको समझते हैं डिटेल में, ऐसे तो आपको समझ में नहीं आया होगा। देखो, यहाँ पर आपको कुछ चीज दिख रही होगी। ये हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी में, ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी में आपको दिख रहा है यहाँ पर लो टेम्परेचर, ये यहाँ पर वायुमंडलीय दाब लो है, यहाँ पर वायुमंडलीय दाब हाई है। ठीक, यहाँ पर आपको देखना आपको मिल रहा है कि वायुमंडलीय दाब कितना है, 1004 है, यहाँ पर 1012 MB। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर 1004 है, तो यहाँ पर 1004 है, 1004 है, 1004 है, ऐसे 1004 यहाँ तक है। ठीक, यहाँ तक कितना है? यहाँ तक 1004 है। दूसरा सेंटर जो है वायुमंडलीय दाब का बन रहा है, वो यहाँ पे बन रहा है।
यहाँ पर 1012, फिर 1012 से फिर आगे जैसे बढ़ेंगे 1008 आएगा, फिर उससे आगे बढ़ेंगे तो फिर धीरे-धीरे घटेगा, घटते-घटते 1004 आएगा। अब 1000 जब 4 आया तो ऐसे टाइम पर हो रहा है, जैसे मान लो एक जलेबी यहाँ बना रहे हो, इस तरीके से जलेबी बनती जा रही है, वायुमंडलीय दाब घटता जा रहा है। एक यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर इस तरीके से, ऐसे-ऐसे बनते जाएगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि इस लाइन का जो वायुमंडलीय दाब होगा और इस लाइन का जो वायुमंडलीय दाब होगा, वो बिल्कुल यहाँ पर बराबर होगा। तो यहाँ पर बराबर होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम आइसोबार बोलते हैं, समझ गए? आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया जो होती है, वहाँ की हवाएँ एक जैसी नहीं चलती। आप लोगों को पता होगा कई बार क्या होता है कि हिंद महासागर की हवाएँ जो होती हैं, बंगाल की खाड़ी से चलती हैं, कई बार ये अरब सागर से होके आती हैं। हवाओं की जो दिशा होती है, ये अलग-अलग चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि जो हवाएँ होती हैं, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। तो यहाँ पर एक लो प्रेशर बन रहा है और यहाँ पर एक हाई प्रेशर बन रहा है। तो यहाँ से हवाएँ यहाँ चलेंगी। तो यहाँ पर जो ये 2 अलग-अलग सेंटर बन रहे हैं, एक लो सेंटर बन रहा है, एक यहाँ का हाई सेंटर बन रहा है। तो कहीं पर तो ये धीरे-धीरे आके जैसे मान लेते हैं, यहाँ पर जो टेम्परेचर है, यहाँ से वायुमंडलीय जो दाब है, धीरे-धीरे बढ़ता हुआ इधर को आ रहा है और इधर से भी बढ़ता हुआ जा रहा है। तो कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा ना, जहाँ पर हवाएँ जो हैं, अगर उसके उधर की हवा होगी तो इधर भाग जाएगी और इधर की हवा होगी तो इधर भाग आएगी। ऐसा कोई तो पॉइंट होगा। यहाँ पर धीरे-धीरे टेम्परेचर हमारा वायुमंडलीय दाब जो है बढ़ता जा रहा है। तो एक ऐसा पॉइंट है, जैसे मान लो यहाँ की हवा है, यहाँ की हवा कम की तरफ भागेगी, इधर आ जाएगी, क्योंकि आगे तो ज़्यादा टेम्परेचर है। फिर इसके बाद देखेंगे, यहाँ की हवा यहाँ भाग गई, यहाँ की हवा और अंदर, यहाँ की हवा अंदर, यहाँ की हवा अंदर, यहाँ की हवा और इस अंदर आ गई। इसकी देखेंगे, यहाँ की हवा यहाँ आ गई, यहाँ की हवा यहाँ आ गई, यहाँ की हवा यहाँ आ गई, यहाँ की हवा यहाँ आ गई। अब एक टाइम आएगा ऐसा कि इसके बीच की जो सबसे बीच वाली ये वाली हवा होगी, ये यहाँ भी जा सकती है और यहाँ भी जा सकती है। जब क ऐसा होता है कि दोनों का टेम्परेचर दोनों का वायुमंडलीय दाब यहाँ पर बिल्कुल बराबर हो जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसको आइसोबार बोलते हैं। आइसो का क्या मतलब होता है? आइसो का मतलब होता है इक्वल। क्या होता है? इक्वल। इक्वल का मतलब होता है बराबर। कहीं भी अगर आइसो दिख रहा है आपको तो इसका मतलब होता है बराबर और बार क्या होता है? बार में हम दाब मेज़र करते हैं, समझ गए? तो आइसो बार मतलब दाब मेज़र किया जा रहा है और वायुमंडलीय दाब मेज़र किया जा रहा है, समझ गए? इसके अलावा हम बात करते हैं किसकी? इसके अलावा बात करते हैं आइसो हाइट्स की। आइसो हाइट्स तो इसमें आप देख तो आइसो हाइट्स है। आइसो हाइट्स क्या होता है? आइसोहैट्स होता है इक्वल रेनफॉल अमाउंट, ठीक? आइसोहैट जो होता है वो क्या होता है? इक्वल रेनफॉल अमाउंट। जैसे आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर 50 मिलीमीटर बरसात हुई है, यहाँ पर 50 मिलीमीटर बरसात हुई है। इस वाले पूरे एरिया में 100 मिलीमीटर बरसात हुई, इस वाले एरिया में 150 मिलीमीटर बरसात हुई है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आइसोहाइट्स। इसके अलावा होता है आइसोथर्म्स। तो आइसो जो थर्म्स होता है, इसका मतलब आइसो का मतलब बराबर और थर्म्स का मतलब टेम्परेचर। जैसे यहाँ पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, यहाँ पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है, ये वाली जो लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन, इसकी इधर 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, जस्ट अ सेकंड। इसकी इधर ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और इसके इधर यहाँ पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और इस लाइन के इधर यहाँ पर कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। बाकी एआई से जनरेट किया गया है, तो यहाँ पे ये लिख रहा है जो चीज़ 20, यहाँ 20 नहीं होगा, यहाँ 10 होगा, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है और यहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल एक ही जैसा होगा। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोथर्म्स बोलते हैं। इसके अलावा होता है आइसोबार। आइसो जो बात होता है, ये होता है इक्वल वाटर टेबल डेप्थ। जैसे यहाँ पर जितना वाटर टेबल डेप्थ है, यहाँ पर भी उतना ही है। तो ये पूरी लाइन जो चल रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? इस लाइन को हम बोलते हैं आइसोबाथ। ये वाली आइसोबाथ लाइन है 10 मीटर वाली, ये आइसोबाथ लाइन है 20 मीटर की और ये आइसोबाथ लाइन है 30 मीटर वाली। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, 9वाँ क्वेश्चन देखते हैं। 9वाँ जो क्वेश्चन है, वो है ब्यूफोर्ट स्केल। ब्यूफोर्ट स्केल जो होता है, वो ट्रेडिशनली यूटिलाइज़ किया जाता है किस चीज़ को मेज़र करने के लिए? तो जो ब्यूफोर्ट स्केल होता है, इससे हम मेज़र करते हैं विंड फोर्स एट सी, यानी कि हवा की जो समुद्र शक्ति होती है, इसको मेज़र किया जाता है। इसकी मदद से पहले समय पर जब डीज़ल से चलने वाले जहाज नहीं हुआ करते थे, पानी वाले जहाज, हवा से चलते थे। आप लोगों ने एक टीवी सीरियल देखा होगा, ख़ैर आप लोगों ने नहीं देखा होगा। हम जब छोटे हुआ करते थे, तो हमारे समय पर एक आता था जहाजी सिंदबाद। अलिफ लैला आप लोगों ने देखा होगा, तो अलिफ लैला टीवी सीरियल होता था। उसमें एक उस सीरियल में छोटी-छोटी कहानियाँ होती थी, तो उसमें जहाजी सिंदबाद की एक कहानी थी। तो उसमें जहाजी सिंदबाद जहाज लेके निकलता है और वो क्या करता है, वो जाता है तो हीरे, मोती, जवाहरात की वो क्या करता है, एक तरीके से हीरे, मोती, जवाहरात लेके आता है वहाँ से और बेचता है, फिर उससे बड़ा अमीर हो जाता है। वो उसका व्यापार करता है, हीरे और जवाहरात का।
तो वो एक एक देश से दूसरे देश समुद्र मार्ग से जाता है। तो समुद्र मार्ग से जाते समय वो इस पानी वाली जहाज का उपयोग करता है। उस पानी वाली जहाज में हवा के फोर्स से जहाजें चलती हैं। उसमें हवा को रोकने के लिए बड़े-बड़े पर्दे होते थे जहाजों में, और उस पर्दे के हिसाब से वो क्या करते हैं, हवा की जगह हवा जिस जिस डायरेक्शन में हवा बहती है, उसी डायरेक्शन में जहाज हवा के साथ-साथ वो बहता हुआ जाता है। तो इसी का इस्तेमाल करके, ब्यूफोर्ट स्केल का इस्तेमाल करके हम पता करते थे कि हमारी जहाज कितनी तेज़ से जा सकती है और कब तक वहाँ पर पहुँच सकते हैं। इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। समझ गए? तो ये होता है क्या? ब्यूफोर्ट स्केल। इस तरीके से हमारा ब्लूफूट स्केल होता है, ये आप देख सकते हो। ये ऐसे तरीके से पर्दा लगा होता है। ये मिरर लाइट से होता है। यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर अ, इ इसकी मदद से मतलब हम ये पता करते हैं कि हवा की वेलोसिटी कितनी है, हवा कितना ज़्यादा फ़ोर्स लगा रही है, जिससे हमारी नाव कितनी तेज़ चलेगी। समझ गए? अगर वो फ़ोर्स स्केल पे 8 आ रहा है, तो मतलब बहुत तेज़ी से क्या हो रहा है, हवा के अंदर समुद्र के अंदर उथल-पुथल हो सकती है। अगर 0 है तो बहुत आसान से बहुत शांत सा समुद्र है। हवा तेज़ चलती है तो आप लोगों ने देखा होगा ना, ऐसे लहरें होती हैं। तो ये मेज़र किया जाता है सी की कंडीशन को जानने के लिए। फिर इसके बाद होता है क्या? इसके अलावा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किससे मेज़र करते हैं? मैंने आप लोगों को बताया है, एनीमोमीटर से। एनीमोमीटर से मेज़र करते हैं विंड की स्पीड, इसको बताया है। रेडियो सॉइल इवेपोरेशन रेट ऑफ सॉइल इवेपोरेशन किससे मेज़र करते हैं? आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और बाकी अर्थक्वेक किससे मेज़र करते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि अर्थक्वेक किससे मेज़र किया जाता है। बाकी इसका जो राइट आंसर है वो कौन-सा है? ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा जो 10वां क्वेश्चन है, ये असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है कि सॉइल थर्मामीटर जो होता है वो कंस्ट्रक्टेड विथ ए डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंक्ट बेंड एट द बल्ब एंड। देखो, ये बात जो सही है, ये बात जो कही जा रही है, ये बात बिल्कुल सही है। कैसे सही है, अभी आगे डिटेल में समझाऊँगा। ये बात हमारी जो है, वो बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि ये जो बैंड वाली डिज़ाइन होती है, इस बैंड वाली डिज़ाइन का हम इस्तेमाल करते हैं कि हॉरिज़ॉन्टली जब हमारा थर्मामीटर है, वो सॉइल के अंदर जाए, तो एक स्पेसिफिक डेप्थ में जाने के बाद आराम से हमको स्केल विज़िबल हो और हम आराम से देख पाएँ कि हमारा जो थर्मामीटर है, वो प्रॉपर तरीके से रीडिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है, हम प्रॉपर तरीके से उसको देख पाएँ। तो ये भी बात सही है। और ये जो है बैंड का कारण बता रहा है, तो इसीलिए करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो अल्टीमेटली जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अब इसको समझते हैं कैसे। यहाँ पर जो पहला कह रहा है कि सॉइल थर्मामीटर जो होता है वो ऐसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं कि उनका जो बल्ब वाला एंड होता है वो थोड़ा-सा बेंड होता है। आप देखोगे यहाँ पर हमारा नॉर्मल थर्मामीटर है जिससे डॉक्टर हमको मेज़र करता है, हमारा बुखार मेज़र करता है। और यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, ये बेंड वाला, ये सॉइल थर्मामीटर होता है, इसमें आगे को थोड़ा-सा ऐसे बेंड होता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लो हमको 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर गहराई में मेज़रमेंट लेना है। अगर इसको हम सीधा रखेंगे, तो अगर हम इसको सीधा रखेंगे तो क्या होगा, हमारी स्केल जैसे मान लो ऐसा है, इस तरीके का होगा और हमको 10 सेंटीमीटर अंदर रखना होगा, तो हम 10 सेंटीमीटर अंदर रख देंगे तो हमारा आधा रीडिंग तो दिखना ही बंद हो जाएगा। इसीलिए इस तरीके से बैंड बनाया जाता है कि प्रॉपर एक डेप्थ में हम जाकर मेज़रमेंट ले पाएँ। तो इस तरीके से इसको बेंड बना के सॉइल थर्मामीटर में एक आगे बेंड होता है, जिसका काम क्या होता है, ये जो डिज़ाइन होती है, वो विशिष्ट गहराई में मिट्टी की क्षैतिज रूप से डालने की अनुमति देता है कि हम मिट्टी में इस तरीके से इसको डाल पाएँगे। अगर ये सीधा होगा तो हम मिट्टी में सीधे में डालेंगे, तो कहीं पर 1 सेंटीमीटर, कहीं पर 2 सेंटीमीटर, कहीं पर 3 सेंटीमीटर, ध्यान से समझो यार। मान लेते हैं हमारी ये मिट्टी है, यही मान लेते हैं, ये क्या है, हमारी मिट्टी है, 5, 10 और 20 सेंटीमीटर है। अगर हमने इस बल्ब को सीधा कर दिया और सीधा करके हमने केवल यहाँ रख दिया, तो आप देखोगे कि इसका जो ऊपर वाला कोना है, ये 5 सेंटीमीटर का है और नीचे वाला कोना ये क्या है, ये 7 सेंटीमीटर का है। अगर हमसे किसी ने कहा है कि भैया 5 सेंटीमीटर मिट्टी के अंदर का टेम्परेचर मेज़र करना है, तो हम क्या इससे मेज़र कर पाएँगे? क्योंकि 5 भी इसमें है और 7 भी इसमें जा रहा है, तो हम इससे मेज़र नहीं करेंगे। तो हम फिर करेंगे क्या? तो हम जब बैंड वाला होगा, तो इसको हम एक प्रॉपर डेप्थ में डाल पाएँगे। प्रॉपर डेप्थ में जब हम यहाँ पर डाल पाएँगे, तो वो हमको बिल्कुल एग्ज़ैक्ट मेज़रमेंट देगा। इस तरीके से यहाँ पर ये जो इमेज जनरेट हुई है, बहुत एग्ज़ैक्ट इमेज नहीं है क्योंकि एआई से जनरेट किया गया इमेज है, तो एआई कई बार गलती कर देता है, तो थोड़ा-सा ये गलत है। एग्ज़ैक्टली जो हमारा थर्मामीटर होता है, वो बेंड होता है इस तरीके से, ऐसे आके बेंड होता है। यहाँ पर ये इतना जो बड़ा-सा मोटा-सा गोला दिख रहा है, वो इतना बड़ा नहीं होता है, ये पतला-सा होता है। तो इस तरीके से बैंड होता है कि जिससे हम एक एग्ज़ैक्ट हाइट पे अंदर जाके कायदे से मेज़रमेंट ले पाएँ और वही अगर जो सीधा हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर के आगे इतना बड़ा-सा ऐसा कैप्सूल टाइप का लगा होता है।
तो ये जो कैप्सूल होता है इसकी कुछ लंबाई होती है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ लंबाई होगी, मान लेते हैं कितनी हो रही है, मान लेते हैं 3 मिलीमीटर की है। ये 3 मिलीमीटर भी अगर है तो भी ज़्यादा हो रहा है ना, तो इस वजह से ऐसा इस्तेमाल किया जाता है कि जिससे ये हॉरिजॉन्टली जाएगा ऐसे। और अगर इसको वर्टिकली कर देंगे तो क्या होगा, अगर हमने इसको वर्टिकल कर दिया, इस बल्ब को ऐसे सीधा कर दिया और आगे चल के ये हमारा थर्मामीटर है पूरा, तो इसमें ये मिट्टी की गहराई में जब इसे सीधा डालेंगे तो यहाँ पर कुछ ऊपर गहराई है और यहाँ पर नीचे है, तो ये प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट नहीं दे पाता, इसलिए बैंड का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा 10वां क्वेश्चन खत्म हुआ। आई होप आपको जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, आपके जो सुझाव हैं चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। पॉजिटिव होते हैं तो मोटिवेशन मिलता है, नेगेटिव होते हैं तो उसको सुधारा जाता है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स खरीद के एक बार अच्छे से तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से संपर्क जरूर कीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।